टेप रिकॉर्डर्स, जी। उनको लेके पिक्चर हॉल जाते थे। तो हम लोग वहां बैठ के पिक्चर का साउंड ट्रैक रिकॉर्ड करते थे। के कोई किस्सा ना हो तो क्या कभी कुछ ऐसा हुआ, जैसे एक रील टूटने का कुछ किस्सा मैंने सुना है? ए शीला, कुछ बोलो तो, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इतनी देर में शीला की रस्सी छूटी और वो कूद के स्टूडियो के बाहर। मैं कहा, किलकिल बेबी, अत्ता काहे रस्सी आई गई हो तुम? हाँ, अरे तुम तो यह है तो कहा रहा कि पूरा गजरौटा तुम खाली कर देनो, इतना चौड़ा चौड़ा काजल लगौती हो। एक बार कोई प्रशंसक उसी आवाज का पीछा करते करते आपके वहां तक पहुंच गया। वहां पे हम देख रहे हैं कि 18-19 लाशें किनारे से एक लाइन से लगी हुई हैं। सब जन यहाँ है कहने के फगनी भौजे से बत कही कर भाई। वो तो जन जने चुप बैठे हम आखी से काढ़ रहे हैं। आज हमारी मेहमान एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मम्मियों की फेवरेट है। फेवरेट इतनी कि घर का सारा काम निपटा कर आंगन में रेडियो को घेर कर बैठ जाती। किसको सुनने के लिए? घर आंगन की फगुनी भौजी को सुनने के लिए, हिट पे हिट एफएम स्टाइल की गिल्लौरी को सुनने के लिए, या छोटको बड़को सुनने के लिए। रेडियो यानी आवाज की दुनिया। जैसे ही रेडियो बजता, घर आंगन कार्यक्रम चलता, फगुनी भौजी की हंसी से सारा घर आंगन चहक उठता और उस आवाज से मानो चित्र से खिंच जाते हूँ। उपलब्धि ये कि उस आवाज को सुनकर लोग कयासे लगाते कि कौन है फगुनी भौजी, कैसी दिखती हैं फगुनी भौजी। नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं काव्यों। आज हमारी मेहमान लखनऊ की प्रख्यात आरजे नूतन वशिष्ठ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपसे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें हम। शुरुआत से बात करते हैं। एक बालिका है जिसका सपना है कि वो पत्रकारिता में आगे जाएगी। तो ये क्या मतलब कहानी रही कि आपने एक सपना देखा कि मुझे पत्रकारिता में आगे जाना है और फिर उसके बाद आकाशवाणी? ये एक बहुत ही रोचक बात है। हम हाई स्कूल में थे। जी। हाई स्कूल का एग्जाम दिया गया था। उस समय अखबारों में रिजल्ट आते थे। तो स्वतंत्र भारत अखबार वो रिजल्ट छापता था और हम सब लोग इसलिए खड़े हुए थे वहां पर कि जैसे ही रिजल्ट निकले, अखबार बाहर आए और हम लोग जो है उसको अपना रिजल्ट देखें। भाई, हाई स्कूल पहला पहला ऐसा एग्जाम होता है जिसके लिए उत्सुकता आपके अंदर बहुत ज्यादा होती है। अब वहां पर हम लोग खड़े हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पेपर आ रहा है, अभी आ रहा है। वहां पे गेटमैन से हम लोग पूछ रहे थे बार बार कि वो कब आएगा, पेपर कब आएगा, बस निकल रहा है, बस आने वाला है, आप लोग उधर रहिए, आप लोग इधर रहिए, ऐसे करके उन्होंने मतलब काफी उन्होंने डांट डूट के हम लोग जी। उसका मतलब भीड़ मत लगाइए, गेट पे तो बार आ ही जाएगा। उस दिन मुझको ये लगा कि काश वो दिन कभी आए कि जब हम इस अखबार में काम करें और हाई स्कूल का रिजल्ट रिजल्ट निकले आए। तो और हम अंदर हों। क्या जी। कभी ऐसा हो सकता है? तो ये मन में एक बात आई, बस आई और चली गई। धीरे-धीरे करके रिज़ल्ट आया, हम लोगों ने देखा, खुश हुए। उस समय तो सेकंड क्लास अ, आती थी, वो भी बहुत अच्छी मानी जाती थी। लोगों के लिए कोई इतना मतलब ये नहीं रोना-पीटना आजकल की तरह उससे होता था। तो उसके बाद इंटर किया, एमए किया, एलएलबी किया और इसी दौरान जो है वो स्वतंत्र भारत में वैकेंसी निकली और अप्रेंटिस के लिए हमको मौका मिला और हम वहाँ गए। उसके बाद वो हाई स्कूल का रिज़ल्ट, वो दिन था और आज का मतलब उस दिन की जो अनुभूति थी, वो जो एक्सपीरियंस था और वो जो एहसास था, वो जिसे कहते हैं ना गूंगे का गुड़, बिल्कुल। जिसे हम बता नहीं सकते हैं। और हमें लग रहा था कि इस समय हम दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों में हैं कि गेट खुला, हम अंदर गए और बाकी सब लोग बाहर खड़े हैं। तो उस दिन एक सपना संजोया था, जो 81 में जाके पूरा हुआ। और तब आपने क्या कभी सोचा था कि आप आगे आकाशवाणी में काम करेंगे? हाँ, 1978 1978 से हम आकाशवाणी में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फीचर्स बनाते थे और नाटकों में काम करते थे। इस तरीके से करते-करते तो मतलब आकाशवाणी के साथ जुड़े तो थे, लेकिन फिर वो अ, अखबार के दफ्तर में काम करते-करते एक लगने लगा कि नहीं, अब तो मीडिया में ही काम करना है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो आकाशवाणी से भी एक जुड़ाव बढ़ता गया। 1981 में युवाणी का ऑडिशन हुआ, पास हो गए, युवाणी का कार्यक्रम करने लगे।
फिर उसके बाद 93 में कैजुअल अनाउंसर्स के लिए निकला, तो सोचा कि अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, अनाउंसर बन जाए। तो अनाउंसर कैजुअल अनाउंसर का ऑडिशन दिया, उसमें भी पास हो गए, तो कैजुअल अनाउंसर के उस तौर पे जाने लग गए। उसी बीच में वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। बात एक फ़िल्म की, फ़िल्म क्रिटिक का कार्यक्रम होता था, उसमें हम लोगों को भेजा जाता। तब तक फ्रीलांसिंग ही चल रहा था मामला। तो हम लोग जाते थे और पिक्चर हॉल्स में उस समय ये वीसीआर और इन सब का उतना ज़्यादा चलन नहीं था, और होता भी था तो हम लोगों के पास वो संसाधन नहीं थे। तो हम लोग इतने बड़े-बड़े मेल्ट्रॉन टेप रिकॉर्डर्स, जी। उसमें टेप लगते थे, छोटे वाले कैसेट्स, उनको लेके पिक्चर हॉल जाते थे। वहाँ के मैनेजर से मिलते थे और उनसे कहते थे कि हमें एक अच्छी-सी सीट जहाँ पे आवाज़-आवाज़ आ जाए, उसके लिए। तो हम लोग वहाँ बैठ के पिक्चर का साउंड ट्रैक रिकॉर्ड करते थे। वाह! और बस यूँ गोदी में ही रख कर उसको करते थे, क्योंकि नीचे रखते थे, तो पीछे जो जहाँ से रील चलती थी, उसका घर-घर, घर-घर, घर-घर वो एक पिक्चर हॉल में सुनाई सुनाई देता देता है। था। तो वहाँ से साउंड ट्रैक रिकॉर्ड करके लाते थे, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, उनमें साउंड ट्रैक्स को जोड़कर, सुनकर तब वो बात एक फ़िल्म की, तो पूरा कार्यक्रम बनता जी। था। तो इस तरह के अनुभव होते थे। हम लोगों तो धीरे-धीरे करके फिर 1983 में ही जो है एसएससी के थ्रू ये उद्घोषकों की जो रिक्तियाँ जो है पब्लिश हुई, जी। तो उसको हमने उसमें भरा। तो 1983 से लेके 85 में जाके वो फाइनल हुआ, उसका ऑडिशन हुआ, फिर रिटन हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद जो है करीब फिर भूल गए। इतना लंबा-लंबा गैप था कि भूल गए थे, हमने सोचा कि नहीं हुआ होगा। फिर एक दिन 1985 के मार्च की शुरुआत में जी। एक लेटर आता है कि आप आकाशवाणी उद्घोषक के रूप में आप सिलेक्ट कर ली गई हैं और आपका को दरभंगा बिहार में जो है नियुक्त किया जाता अच्छा, है। पहली पोस्टिंग। पहली पोस्टिंग दरभंगा बिहार में मिली थी। जी। तो फिर उसी समय हमारी 10 मार्च की शादी भी थी। तो शादी हुई और शादी के तुरंत बाद हम लोग दरभंगा गए, तो दरभंगा वालों ने कहा कि देखिए आप सूनर लेटर आप अपना ट्रांसफर तो करवाएँगे, ज़ोन चेंज होगा, आपके सीनियॉरिटी पे असर पड़ेगा, जी। तो आप पहले ही करवा लीजिए। तो हम लोग फिर वहाँ से लौट के आए और फिर कानपुर में मेरी पहली नियुक्ति हुई, 1.5 साल करीब रहे, उसके बाद लखनऊ आ गए और लखनऊ में तब से यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपने नियुक्ति की बात की और आपने युवाणी की बात भी की। तो मेरी जानकारी के हिसाब से जब किसी की जॉइनिंग होती है युवाणी में तो उसे जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण या बदलता मौसम, मौसम की जो कुछ बीमारियाँ हैं, ऐसे कुछ कार्यक्रम दिए जाते हैं। और फिर वो कार्यक्रम जो है महीने में शायद 4 बार या 3 बार, तो ऐसे किस तरीके से आप लोग उस कार्यक्रम को रखते थे लोगों के समक्ष कि उसकी रोचकता ना खत्म हो और वो विविधता जो है उसको आप मैनेज करते थे किस तरीके से? हाँ, ये एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क होता था। कि जब हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं, ये सब जो आपने बताया संचारी रोग हुआ, टीकाकरण हुआ, जनसंख्या नियंत्रण हुआ, ऊर्जा की बचत हुई, बाल विवाह नहीं ठीक है, दहेज नहीं लेना चाहिए। इन्हीं सब टॉपिक्स पे हम लोगों को बार-बार बात करनी होती थी, तो उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ता था। जी। और उसको एक चीज़ को कहाँ से हम लें कि सपोज़ कि बात हो रही है कि ऊर्जा की। ऊर्जा को हम इस तरीके से करें कि भाई वही तो बात हमको कहनी है कि ऊर्जा की बचत किस तरह बिल्कुल। से करें? ऊर्जा की बचत ही उसका ऊर्जा का उत्पादन है। जी। लेकिन उस चीज़ को कई तरीके से आपको घुमाई, यही एक कुशल उद्घोषक या कॉम्पेयर की कसौटी होती है, कि किस तरीके से उसको बार-बार एक ही बात को कहना है, हर 5वें छठे दिन कहना है उस बात को, लेकिन उसमें किस तरीके से उसको कहा जाए, यही एक उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी, और दर्शक जुड़े रहें उससे। हाँ। और जब इतने सालों का अनुभव रहा है रेडियो में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किस्सा ना हो। तो क्या कभी कुछ ऐसा हुआ जैसे एक रील टूटने का कुछ किस्सा मैंने सुना है? एक बहुत रील टूटने वाला तो किस्सा तो बहुत मज़े का है, और एक किस्सा और भी था कि उस समय जो है लाइव नाटक हुआ करते थे। अच्छा। अभी तो रिकॉर्डेड होते हैं, पहले से रिकॉर्डिंग हो गया, पीछे से म्यूज़िक लगा दिया, जी। फिर उसको कर करा के पूरा नाटक बन जाता है, फिर उसको जो है जी, कंप्यूटर जी। पे डाल दिया
और उसको बजा दिया। पहले लाइव नाटक हुआ करते थे कि हम इधर अनाउंसर बैठे हैं और सामने नाटक चल रहा है, तो उसमें 3 लोगों के 3 पात्र थे। तो एक थे कबीर शाह जी और शाहीन सुल्ताना जी, दोनों ही जी। जन अब नहीं है। इतने बीच में क्या हुआ कि लाइट चली गई। नाटक चल रहा है और और लाइट लाइट चली चली गई। गई। अब कुछ दिख नहीं रहा है। अब वहाँ पे एक सीन था कि शीला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब शीला को अपना ए शीला कुछ बोलो तो, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब उन्होंने दूसरी बार बोला, अभी जनरेटर ऑन नहीं हुआ है, कि शीला कुछ तो कहो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब इतनी देर में शीला की हंसी छूटी और वो कूद के स्टूडियो के बाहर। अब वो शीला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, कुछ कहो तो, कब तक नहीं बोलोगी तब तक लाइट आई। उसके बाद शीला अपनी हंसी को रोकती रखती अंदर आई। किस तरह से कहूँ तुमसे। बहुत सुंदर। और वो मैम दिल टूटने वाला कुछ किस्सा था। हाँ, घर आंगन कार्यक्रम करते थे हम जी। और सैटरडे का दिन होता है। सैटरडे को वही लोग आते हैं जिनकी ड्यूटी होती है। अच्छा। प्रोग्राम करने भी वही लोग आते हैं और अनाउंसर जो ड्यूटीज पे होते हैं वो लोग वही आते हैं। ड्यूटी ऑफिसर्स आकाशवाणी में तभी आते हैं, तो वही लोग आते हैं। तो उस दिन हम अंदर बैठे प्रोग्राम कर रहे थे और अनाउंसर थे, तो मुझे पूरा कंसोल ऑपरेट करना आता ही था। बिल्कुल। तो हमें हमेशा अंदर से बैठ के अपना प्रोग्राम करना बहुत अच्छा लगता था। उस समय बड़े-बड़े स्पूल्स हुआ करते थे, उनमें गाने होते थे, उसी में टॉक्स होती थी, उसी में नाटक भी होते थे, सब कुछ होता था। तो एक गाना हमको बजाना था, अब वो हम क्यों कर रहे थे उसको, क्यों करके हमने रखा, लेकिन जैसे ही उस पे यूँ करके हाथ मारा, तो टेप टूट गया। अब हम बोल भी रहे हैं, तीसरे डेक पे टेप लगा हुआ है, वहाँ तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे? जी। तो अब कुछ एक दिमाग में जो ना प्रेज़ेंस ऑफ माइंड, तो हमें लगा कि हमारे साथ हमारी प्रोग्राम करती थी, आजकल प्रोग्राम हेड हैं आकाशवाणी लखनऊ की मीनू खरे जी। तो वो खिलखिल बीबी के नाम से होती थी और हम फगनी भौजी होते थे। जी। तो वो हमारी ननद बनती थी, हम भौजाई बनते थे। तो हमने कहा कि कुछ दिमाग में आया, हम कहे, अरे खिलखिल बीबी, अति बोलो तो का किन जाए। अब वो खिलकी बीबी वहां हो तो बोले, वो तो बिल्कुल। घर पे बैठी प्रोग्राम सुन रही थी। जी। तो आपका खिलखिल बीबी, अत्ता काहे रसी आई गई हो तुम, हैं? अरे तुम तो यह है तो कहा रहा कि पूरा कजरौटा तुम खाली कर देनो, इतना चौड़ा चौड़ा काजल लगाती है और जो है तुम पूरा ये है बात पर तुम रिसी आएगी। हुँ। यह है सब बातें करत 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 कम से कम 3 से 4 मिनट हुई गए और हम बोले जा रहे ने खिलखिल बीबी का मनाए जा रहे हैं। उसके बाद हम कहा तुम्हार तो हमें गुस्सा ही ना समझ में आवत है। ऐस रिसियाई जाती हो, ऐस रिसियाई जाती हो कि टेपा टूट गया। हाँ, ते घूर के देख देने हो। तब बाहर ड्यूटी ऑफिसर को समझ में आया कि ये कुछ कुछ तो गड़बड़ गड़बड़ है। है, वरना तो उनको लगा कि नूतन जी अंदर बैठी है और ये तो प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम चल रहा है और ये कुछ भी करती हैं। फिर वो भाग के आया, उसने टेप को आगे बढ़ाया और चलाया, तब वो गाना। हम कहा अच्छा ठीक है, अब रिसियाई लियो तुमको तेज है। हम बैठ-बैठ के बोल-बोल के मैं तुमका मना-वना थक गए ने, अब लियो सुनो गाना। तो ये किस्सा था घर आंगन कार्यक्रम का। ये घर आंगन कार्यक्रम का था और उसके बाद में निकल कर, मतलब उस समय आप पसीने पसीने हो रहे होते हो, आप लाइव हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे, हेल्पलेस हैं, उस जी। समय कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की परिस्थितियां कई बार आती हैं, लेकिन आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लेना पड़ता है, धैर्य दिखाना पड़ता है और ऑब्वियसली अनुभव तो काम आता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने बात की फगुनी भौजी की, ये एक ऐसा किरदार है जो मम्मियों के और दादियों के उस दौर में, जैसे हम लोगों ने जो बात की है, तो मम्मियाँ कहती हैं कि फगुनी भौजी की हँसी बहुत प्रसिद्ध थी। तो उससे जो है घर आंगन कार्यक्रम आता था, तो फगुनी भौजी की हँसी से एकदम घर आंगन चहक जाता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी कुछ कोई प्रशंसक ना मिला हो आपको। बहुत सारे प्रशंसक रहे होंगे, कई बार वो प्रत्यक्ष रूप से और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से। तो कई बार कोई ऐसी घटना हुई हो कि कोई अचानक से प्रशंसक मिल गया और जो आपको खुद में कि अरे ये कहाँ से आ गया,
इस तरीके से कोई घटना? अरे देखिए, हँसी की बात है तो वो उसके लिए तो चाहे घर आंगन कार्यक्रम हो, चाहे गृहलक्ष्मी हो, चाहे हिट पे हिट एफएम एफएम स्टाइल, स्टाइल। ये एफएम पे जाता था प्रोग्राम। और इसमें जो लेटर्स आते थे, उसमें क्या कहें मतलब हँसी की तारीफ़ वो ज़रूर आती थी। पत्र के माध्यम से। पत्र के माध्यम से हँसी की, फगनी भौजी की तारीफ़ बहुत अच्छी लगती है। और वो उसमें हिट पे हिट एफएम स्टाइल में के कनवा खेड़ा की गिलोरी, गिलोय। उसमें एक कैरेक्टर था जो हम बनते थे। तो सब लोग वो हँसी के लिए कि भाई वो आ नहीं रही हैं कार्यक्रम में, कोई हँसी हमको नहीं सुनाई दे रही है, हमारा घर बहुत सूना-सूना सा। और मतलब अलग-अलग तरीके से सबके अपने जज़्बात उन पत्र में लिख कर आते थे। एक बार कोई प्रशंसक उसी आवाज़ का पीछा करते-करते आपके वहाँ तक पहुँच गया। वो तो बहुत शुरुआत की बात है। और प्रशंसक तो मिलते थे लेकिन फिर धीरे-धीरे करके आपकी आदत हो जाती है। लेकिन शुरुआत में जो एक इधर अयोध्या की तरफ एक गाँव है, हमें नाम नहीं याद आ रहा है, शायद रुदौली था या हाँ, रुदौली ही था कुछ, जी। है ना? तो वहाँ से एक प्रशंसक शाम की ड्यूटी थी हमारी, उन्होंने रेडियो पे आवाज़ सुनी और आ गए। हमको बोला गया कि कोई आपसे मिलने आया है। तो हमने कहा इस समय हमसे कौन मिलने आएगा? तो बाहर जाके कहा कि हम फला-फला हैं और हमें आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। तो हमने कहा धन्यवाद। तो हमने कहा कि चलें अब हमारा कार्यक्रम है अंदर। अरे नहीं सुनिए तो आप बैठिए यहाँ पर, हमें आपकी आवाज़ बहुत पसंद है और जिस दिन मैं आपकी आवाज़ नहीं सुनता हूँ, मेरे घर में खाना-पीना नहीं होता है। अब हमें शुरुआत की बात है तो थोड़ा-थोड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना असहज क्या होने लग प्रतिक्रिया गए। दी? हाँ, कि क्या कहें कि भाई धन्यवाद हो गया, आपको पसंद है। तो बड़ी मुश्किलों से मतलब उस दिन हमने उसको किया, फिर धीरे-धीरे करके आपको अपनी तारीफ़ सुनने की आदत भी हो गई, पत्रों के माध्यम से भी आपकी तारीफ़ें आती थी कार्यक्रम में। लोग कहते थे आपके कार्यक्रम में रोचकता और निरंतरता दोनों बनी रहती है शुरू से आखिर तक। जी। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट होता है, भई देखिए तारीफ़ सबको पसंद है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी हो, हम हो, आप हो या जो भी है, वो तारीफ़ तो देखिए पसंद ही आती है। और जब आप कोई कार्यक्रम करके निकलें और आपसे बाहर आके कोई आपका सीनियर कह दे कि नूतन आज कार्यक्रम बहुत अच्छा किया। उस समय लोग भी ऐसे होते थे चाहे जी। सीनियर लोग, सुबह हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो कोई अनाउंसमेंट डल हो गया, कोई अनाउंसमेंट अच्छा हो गया, तो वो लोग आते थे और मीटिंग में जाने के पहले, "क्या बात है, रात में सोई नहीं थी क्या आज? आज ऐसे तुम बोल रही थी?" और उसके अलावा किसी दिन अच्छा होता था, वो भी आके बताते थे सीनियर्स। अब आज की तरह नहीं है कि आज तुमने अच्छा नहीं किया और आज तुमने बहुत अच्छा किया। ये अब बहुत अच्छा कहने वाले तो अब लोग ही नहीं मिलते हैं। जी। आकाशवाणी के थोड़ा पहले जीवन की बात करते हैं। हुँ। किसी भी क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति पहला है, तो उसके ऊपर थोड़ा ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। आपके साथ भी एक ज़िम्मेदारी जुड़ी लखनऊ में हिंदी की पहली महिला कल्चरल रिपोर्टर। तो क्या चुनौतियाँ थी और किस तरीके से वो काम देखिए, चुनौतियाँ तो उस समय बहुत थीं और रही बात हिंदी की पहली महिला पत्रकार होने की, तो ये तो हम लोगों को उस समय मालूम ही नहीं था और बहुत सालों तक नहीं मालूम पड़ा। ये तो एक शोध कार्य हमारी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधा शुक्ला जी, जी, उन्होंने किया। उसके सिलसिले में ये हमारे भी बहुत सीनियर हमारे पति के भी बहुत सीनियर वशिष्ठ जी के भी सीनियर थे गुरुदेव नारायण जी। जी, तो उन्होंने बताया कि जो है नूतन मिश्रा उस समय हुआ करते थे कि वो हिंदी की लखनऊ की पहली महिला पत्रकार थीं। हाँ, तो ये जान के हमको मतलब ये आज से 8-10 साल पहले ही मालूम पड़ा। तब तक तो कुछ पता ही नहीं था उस समय। और उसके अलावा भी हमको हमेशा से ये लगता है ना कि काम किया, बस हो गया। जो-जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई उनको सफलतापूर्वक किया, बस हो गया। किसी का कोई हिसाब जैसे आजकल के बच्चे लिखते हैं कि भई हमने इस पल में ये किया, 2 दिन के बाद ये किया, तीसरे दिन ये किया। वो हिसाब-किताब हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में रखना नहीं सीखा था।
और आज भी हमें लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन ऐसे अगर कभी बैठ के सोचो कि अच्छा ऐसा किया, पंडित भीमसेन जोशी को इंटरव्यू हम लोगों ने किया था, कुमुदनी लाखिया बहुत बड़ी कथक डांसर थी, जी, उनको इंटरव्यू किया, हरिओम शरण जी से मिले और यूनुस परवेज़ जी का इंटरव्यू किया। तो ये सब पत्रकारिता के दौरान ही तो किया। बिल्कुल। तो इन सब कामों को करने के लिए उस समय ना तो हम लोग के पास गाड़ियाँ हुआ करती थी, आपके पास पैसे भी बहुत लिमिटेड होते थे जी, और आपको एक बार उनके पास जाना पड़ता था समय लेने के लिए, फ़ोन और मोबाइल्स का ज़माना नहीं था और फिर उनके पास जाना पड़ता था, फिर उनसे इंटरव्यू करना पड़ता था, फिर लौट के आके हम लोग लिखते थे। तो ये सब और एक-एक दिन में कम से कम 7 से 8 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते थे। क्योंकि उस समय इतना पैसा भी नहीं था और आर्थिक संकट तो होता ही है। बिल्कुल। तो और जब आप पढ़ लिख रहे होते हैं, उस समय हम एलएलबी भी कर रहे थे और स्वतंत्र भारत में काम भी कर रहे थे। सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचना होता था और उसके बाद जो है, ये जो भी असाइनमेंट आपको मिल जाए। उसके बाद टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं होता था कि सुबह 9 बजे आप वहाँ पहुँच गए, स्वतंत्र भारत के दफ्तर में जाके पहले टेलीप्रिंटर से तार आते थे। जी, खबरें जो आती थी उनको तार कहा जाता था। वो जाके निकाल के लाते थे, उनको सॉर्ट आउट करके रखना पड़ता था। फिर हमारे सीनियर आते थे, सियाराम शरण त्रिपाठी जी, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो दिन भी अविस्मरणीय है कि जिस दिन इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ और हम सुबह-सुबह वहाँ पर थे। टेलीप्रिंटर से खबरें निकल रही थी। अब हम एक के बाद एक पढ़ रहे हैं, दूसरी पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी। हिंदी का बस एक ही होता था अखबार आता था, बाकी सारे अंग्रेज़ी में आते थे। तो पीटीआई से अंग्रेज़ी में आ रहा है, राइटर से आ रहा है, सबसे अंग्रेज़ में हम देख रहे हैं इंदिरा गांधी असैसिनेशन, इंदिरा गांधी और कर करा के इतने सारे तार लेकर आए और हमने उनके सामने रख दिए। मैंने कहा ये देखिए क्या हुआ? उन्होंने देखा, कहने लगे अरे! उतनी देर में मालूम पड़ा कि आकाशवाणी के बाहर वेलिंगटन होटल पे आगजनी हो गई और कर्फ्यू लग गया और अब दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि हम घर कैसे जाएँगे? भाग-भाग के जा रहे थे, वो एक उस समय का वो एक्साइटमेंट ऐसा था ना कि हम ये जो काम कर रहे हैं इस समय, जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे पत्रकारिता का जो दौर रहा, पत्रकारिता का जो जीवन है आपका, उसकी कोई घटना जो आपको याद हो या जो आप हमेशा याद करती हैं? ये एक बहुत ही दुखद घटना मुझे बार-बार याद आती है कि सरस्वती पूजा के विसर्जन के लिए मकबूलगंज था, यहाँ से लोग गए थे, युवा ज़्यादा थे उसमें और वो मूर्ति विसर्जित करने गए थे और वो नाव डूब गई थी। तो हुँ, हम सुबह-सुबह वहाँ पहुँचे अपने ऑफ़िस में स्वतंत्र भारत के दफ़्तर में। तब ये विधानसभा मार्ग पे हुआ करता था जहाँ आज पासपोर्ट ऑफ़िस है, उसी कैंपस में हम लोगों का दफ़्तर हुआ करता था। तो हमारे जो बहुत सीनियर थे, हमारे उन लोगों ने कहा, "चलो, चलो, उठो, उठो, चल दो यहाँ से न आज यहाँ बैठ के काम नहीं करोगी, चलो।" "कहाँ चलना है?" "चलो, चलो, रास्ते में बताते हैं।" गए भाई, तो उन्होंने रास्ते में बताया कि इस तरीके से है। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या कर पाएँगे? वो पहला अनुभव ऐसा ब मतलब दर्दनाक, मार्मिक, अंदर से हिला देने वाला अनुभव था वो। कि आप जा रहे हैं, कहने लगे तस्वीर लेके आओ इन बच्चों की। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि 18-19 लाशें किनारे से एक लाइन से लगी हुई हैं। पूरा-पूरा मोहल्ला समझो के जी, युवा और वो कह रहे हैं हमने कहा यहाँ पे ऐसा था, ये इतना पढ़ा था, ये नहीं, नहीं उनकी तस्वीर लेके आओ। सब मृत लोगों की। एक्सपीरियंस लोग, जी, लेकिन उन लोगों के यहाँ कभी तस्वीर खिंचाने का आजकल के मोबाइल के जैसा चलन तो था नहीं। जी, तभी फ़ोटो खिंच जाती थी, स्टूडियो में गए या कहीं किसी की शादी हुई वहाँ पे फ़ोटो हो गई या किसी का जन्मदिन हो गया या किसी ने परिवार ने इकट्ठे खिंचा ली। तो लिटरली फ़ोटो फ्रेम में से मतलब फ़ोटो फ्रेम को फाड़-फाड़ के उनकी तस्वीरें हम निकाल के लेकर आए। जी, और उस घर में महिलाएँ रो रही हैं, सब चिल्ला रहे हैं, सब वो हो रहा है। एक कैसा-सा एक वो वक़्त था वो और
काम करना है, काम तो करना ही करना है। और वो भी रो रही हैं, हम भी रो रहे हैं, ज़ार-ज़ार रो रहे हैं और ये सब करते कराते सबकी फ़ोटो-वोटो ले लगा के हम लोग आए। वो पूरी रात ऐसी रही कि रात भर हम सो ना पाए। वो पूरा मंज़र मेरे दिमाग में घूमता रहा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पत्रकारिता का काम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है। बहुत ज़्यादा उसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। लेकिन उसी में जो जम के निकल जाता है, जो वो निकल उन जाता चीज़ों को पार कर लेता है, उन चीज़ों से उबर लेता है, वो एक अच्छा सफल पत्रकार हो जाता है या एंकर हो जाता है। तो ये सब तो ज़िंदगी के अनुभव हैं, है। बिल्कुल। जिनसे ये आदमी कढ़ता है। जी। हुँ। और पत्रकारिता इसलिए भी आपके जीवन में एक अहम स्थान रखती है क्योंकि आपको पत्रकारिता करते समय अपने जीवन का जीवनसाथी मिला। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उस समय हाँ, प्रेम और फिर विवाह हाँ। क्या माहौल था आस-पास का कि नहीं? वशिष्ठ जी, तो एक वो भी ब्राह्मण थे, हम भी ब्राह्मण थे। कास्ट की कोई बात नहीं थी। नौकरी कर रहे थे। जी। थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हुआ लेकिन उसको उसको समझा ले गए और फिर हम दोनों के परिवार वो लोग राज़ी हो गए और शादी हो गई। जब आपके बारे में बात की जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कथा रंग की बात ना की जाए। हुँ। 2018 से कहानियों पे हिंदी कहानियों पे काम करते-करते और अक्टूबर 2021 में पंजीकृत रूप से कथारंग के माध्यम से आपने कार्य करना शुरू किया। तो रिटायरमेंट के बाद जहाँ लोग एक तरीके से अपने काम से मुक्ति पा लेते हैं, हुँ। आपके अंदर वो रुचि बरकरार रही, आपने वो रुचि बनाए रखी कि नहीं मुझे और काम करना है इस क्षेत्र में और उस काम को करते-करते आपने युवाओं को जोड़ा, तो ये क्या अनुभव रहा कथा रंग को शुरुआत से लगा के और क्या कठिनाइयाँ रहीं? किन-किन लोगों का सहयोग मिला? देखिए जब कथा रंग को शुरू किया था सिर्फ़ 5 लोग थे। तो बोलना आता था, बोलना सीखा ज़िंदगी भर, जी, उसका अनुभव था। तो ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो कुछ सार्थक भी हो, जो हमारी रुचि का भी हो। जी, तो लगा कि ऐसे बैठे-बैठे बातचीत करते हुए, लोगों से डिस्कशन करते हुए कहानियाँ कहने से अच्छा तो और काम हो ही क्या सकता है। बिल्कुल, इस सिलसिले में हमको इसी बीच में हमारी एक मित्र हैं, उनके पति जमील गुलरेज़ जी मिल गए। जी, तो वो बम्बई में ये काम करते तो उससे हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। जी, तो उसके बाद हमने कथारंग बनाया। कथारंग में हमने युवाओं को जोड़ने की कोशिश करी, थोड़े सफल हुए, थोड़े असफल हुए, बहुत सारे अनुभव हुए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कथारंग ऊर्जा और अनुभव का अद्भुत समन्वय है, क्योंकि इसमें बहुत सारी महिलाएँ जुड़ी हैं। 30 महिलाएँ जो घर में रहती थीं, होम मेकर थीं। और वो लोग निकल कर कथारंग से जुड़ी और उन्होंने कहानियाँ कहना शुरू किया बिल्कुल, और उन्होंने अपने अनुभव से आपके जैसे युवाओं को साथ में लिया। जी, तो हम कह सकते हैं ये अनुभव और प्रेम और ऊर्जा ऊर्जा, का अद्भुत समन्वय है कथारंग। जी और और बात होती है कथारंग की कि भाई कथारंग क्या क्यों कर रही हैं आप? क्या क्रिएटिविटी है आपकी? जी, कई बार लोग पूछते हैं इस बिल्कुल, बात को। तो क्रिएटिविटी देखिए साहित्य रचना तो बहुत लोग करते हैं, जी, लेकिन साहित्य कर्म भी तो होना चाहिए। तो कथा रंग का उद्देश्य साहित्य कर्म ही है। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ साहित्य रचना वाले लोग नहीं है। जी, हमारे ग्रुप में अपूर्वा अवस्थी हैं, जी, हमारे ग्रुप में शालिनी सिंह हैं, जी, कनिका अशोक हैं जो जी, कहानियाँ लिखती हैं, मालविका जी हैं बहुत जानकार और बहुत प्रबुद्ध महिला। और पता है ऐसे लोग हैं जो बहुत कविताएँ भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रचनाकार नहीं है हमारे में, लेकिन साहित्य कर्म जो लिखा गया है उस साहित्य को अपने युवाओं तक पहुँचाना, युवाओं में उसके लिए रुचि पैदा करना और युवाओं का रुझान अपने साहित्य की तरफ बढ़ाना। जी, बजाए कि वो हर समय थिरकते रहें, जाज़ गाते रहें, रैप गाते रहें, तो कुछ सार्थक भी तो सुन लें। बिल्कुल, तो कुछ सार्थक करने की चाह ने कथा रंग को यहाँ तक लोकप्रियता दिलाई है, मेहनत तो पूरी हो रही है कि इसको और आगे ले जाएँ, बहुत आगे ले जाएँ और बहुत बड़े-बड़े साहित्यकार हम लोगों के साथ में जुड़े हैं। इसमें अलका सिन्हा जी हैं, ममता जी, कालिया जी हैं, सुभाष चंद्र जी हैं, विवेक मिश्रा जी हैं और बहुत सारे
यहाँ पे हमारे लखनऊ के संजीव जी हैं, अलका प्रमोद जी हैं, अवधि के भी राम अवधि के राम बहादुर मिश्रा जी को अगर हम भूल जाएँ तो कैसे, विद्या बिंदु जी हैं। जी, तो इन लोगों का तो मतलब जैसे आशीर्वाद कथा रंग को मिला हुआ है, तो हम लोग को लगता है नहीं कि वाक़ई में जब इतने बड़े-बड़े लोग हम लोग के साथ में जुड़ रहे हैं, तो हम लोग को ठीक रास्ते पे ही चल रहे हैं। जी, और बिल्कुल। आप लोगों के जैसे युवा जी। जब हमारे साथ जुड़ते हैं, तो एक नई ऊर्जा हम लोगों के भी अंदर बात आती है। करते हैं कथारंग के एक प्रोग्राम की। आपने जो बोलियों पे काम करना शुरू किया, एक प्रोग्राम हुआ बॉम्बे में, जो कि एक मराठी बोली बोलने वाला प्रदेश है। वहाँ पे आपने एक अवधी का कार्यक्रम किया। क्या लोगों की प्रतिक्रिया रही उस कार्यक्रम को लेकर? हाँ, ये एक बड़ी रोचक बात है। हम लोग जब गए थे तो हम लोगों ने 2 बैलों की कथा, जी, प्रेमचंद जी की कहानी, उसका अवधि रूपांतरण करके तो बॉम्बे में इस कहानी का जो वाचन किया वो विवेक श्रीवास्तव और शत्रुघ्न ने। वो हीरा मोती बने थे, उसमें 1-2 लाइन हमारी भी थी अवधि में जी, और सत्यानंद ने उसका वाचन किया, मतलब जो सूत्रधार वही थे। तो हम लोग बहुत डरे हुए थे कि मराठी जहाँ पे बोली जाती है और हिंदी मतलब में बात करने में वो लोग कतराते हैं। तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इसको कैसे आत्मसात करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब बैलों की कथा का मंचन हम लोगों ने किया तो वहाँ पे हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। जी। तो ये एक अभूतपूर्व बात थी कि आप संप्रेषण जो होता है, वो आपके दिल तक पहुँचता है अगर आप उसे ईमानदारी से करें। तो भाषा बैरियर नहीं होती है। जी। हुँ। और वास्तव में वही संप्रेषण आज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कथारंग को पहुँचा चुका है। चाहे वो नेपाल का कोई कार्यक्रम रहा हो, जी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वो कार्यक्रम। तो अभी और क्या योजनाएँ हैं कथारंग की, कि वो इस कथा तरीके से काम रंग करेगा? तो अभी तो घुटनों चल रहा है। जी, अभी तो घुटनों चल रहा है और धीरे-धीरे खड़ा होगा और इसे आप जैसे युवाओं का साथ मिलता रहे और हम लोगों का उत्साह आप लोगों के और बाकी सबके सहयोग से बना रहे। जी, तो इस कथा रंग को तो बहुत आगे तक ले जाने का इरादा है बिल्कुल। और हौसला भी है, हिम्मत रखते हैं कि आगे बहुत कुछ अच्छा करेंगे हम हम लोग। लोग समापन की तरफ हैं। हुँ। हमारी टीम के दरअसल जो हमारी टीम में जो लोग हैं, उनकी मम्मियों का एक अनुरोध था कि आपसे फगुनी भौजी की आवाज़ में कुछ भी आप उनके लिए जो भी का सुनना चाहती हैं? यूँ जो बता दो हमका, हैं? जौन आप सुना दो। अरे हम का सुनाई दे यूँ बताओ। इतनी बात तो हम लोग कर दिए, देखो तुमका जो है पूरा रील के किस्सा सुनाई दिया। हाँ, बिल्कुल। तो यूँ कही थे कि भैया तुम बच्चे हमरे साथ जुड़ी रहो जनी, सब कहानी सुना करो, हैं? और खूब सुनो कहानी और जैसे-जैसे तुम लोगन के लाइक बढ़िए, हमारा जो है चैनल जो है वैसे-वैसे आगे बढ़िए और आज तो देखो जय बैठे हैं, हमरे समय अनमोल आए, अभिषेक आए, सब जने आए कहने की फगुनी भौजी से बात कही करबै। वो तो जने जने चुप बैठे वहाँ खीसे काढ़ रहे हैं। और भुकाए हैं सब जने। अब देखो कार्यक्रम समाप्त होना करो, देखो चला जाए, आगे कुछ कीन जाए, हैं? हम लोग समापन में अपने अतिथियों से एक प्रश्न करते हैं कि काव्यों के लिए क्या संदेश है? या क्या अपेक्षाएँ हैं काव्यों के माध्यम से जुड़े युवाओं से कि वो अभी और इस क्षेत्र में प्रयास करें या और काम करने की आवश्यकता है? देखिए काम करने की आवश्यकता तो हमेशा होती है। जी, आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। वो कौन-सा दिन होगा जिस दिन आपको सफलता की वो पहली सीढ़ी मिल जाएगी। अभी तो क्या है, हमने तो काम करना शुरू किया है। जी, कथारंग ने काम करना शुरू किया है, काव्योम ने काम करना शुरू किया है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसको बस यूँ ही एक ये जो ईमानदार कोशिश है आपकी, जी, इसको जारी रखिए। बिल्कुल, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरी बिल्कुल, पूरी-पूरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ बिल्कुल। है। आज समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, और ऐसे ही आप जुड़ी रहेंगी और हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।